हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो में मैं ट्वेल्थ क्लास से पहले की बेसिक फिजिक्स पढ़ाना शुरू करूंगा, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास की स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बार बार ट्वेल्थ क्लास में बार बार वो चीज़ें यूज होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ एक डेफिनेशन लेता हूँ मैं, डेफिनेशन प्लस फॉर्मूले। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। देखो, इन दोनों का मतलब हिंदी में सेम ही होता है, दूरी। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलग चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट पहली बात तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये है एक स्केलर। देखो, वेक्टर और स्केलर तुम्हें पढ़ने हैं तो मैथ ट्वेल्थ क्लास मैथ अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वेक्टर ही पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे देख लेना वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। देखो, पाथ तो दोनों में ही है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट है और ये एक्चुअल है। एक्चुअल मीन्स जो रियल में पाथ ट्रेवल कर रही है कोई भी ऑब्जेक्ट है। लेट से मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे एक पॉइंट है ए, मैं गया 2 मीटर पहले इधर, 3 मीटर गया मैं इधर, तो डिस्टेंस कितनी होगी इसमें टोटल? एक्चुअल पाथ कौन सा हुआ है? ये ए से कुछ भी मान लिया, बी मैंने सी, ए से बी, बी से सी, तो टोटल कितनी होगी? 5 मीटर। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट और निकालनी है, तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? जस्ट स्ट्रेट लाइन। अब इसकी वैल्यू बताओ मेरे को कितनी होगी। देखो, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रही है हमें, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितनी होगी ये? 9 और 4 13, √13 मीटर। देखो, ये वैल्यू जो है उससे कम है या ज़्यादा है? √13 9 के आसपास ही होगी, लगभग 3 का अंडर रूट करेंगे तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो हमेशा क्या होगी? लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। इक्वल कब होगी? देखो, इक्वल कब होगी? फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है सिंपल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर ही होगी, क्योंकि एक्चुअल पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ बराबर ही होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है दोनों ही। ठीक है, तो ये था फर्क डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। अब जैसे एक एग्जांपल और लूँ मैं, क्वेश्चन एक और ले रहा हूँ मैं। लेट से एक सर्कुलर पाथ है मेरे पास, यहाँ से चला मैं इधर ही वापस आ गया। लेट से इसकी रेडियस है कुछ भी 1 मीटर है, तो इस केस में डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस बराबर होगी, एक्चुअल पाथ कौन सा है? सरकमफेरेंस 2 पाई इंटू में 1 मीटर, ये होगी इसकी एक्चुअली डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? देखो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट इस केस में दोनों ही सेम है। यही पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट था और यही पॉइंट फाइनल पॉइंट है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0 मीटर। ये फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, यहाँ तक सही है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक चलते हैं हम वेलोसिटी पे, वेलोसिटी एंड स्पीड पे। देखो, इनकी यूनिट क्या होगी? दोनों की डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की सेम यूनिट होगी। ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। वेलोसिटी एंड स्पीड, देखो ये इन दोनों में भी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक स्केलर है। वेक्टर क्यों है? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। ये क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, या मैं वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ds/dt, डेरिवेटिव फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो s के वेक्टर लगा देना, इधर वेलोसिटी के v के वेक्टर लगा देंगे हम। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? देखो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? मीटर, और टाइम की है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इसकी ऐसा यूनिट होगी। सेम स्पीड क्या होगी? अब इसके अंदर डिस्टेंस लेंगे हम, चेंज इन डिस्टेंस विद टाइम, चेंज इन डिस्टेंस विद टाइम।
इसकी यूनिट भी होगी मीटर पर सेकेंड। दोनों की यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड होगी। इस पर फर्क क्या है इसमें, ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। जैसे यही क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहीं पे चला गया, लेट से ये टाइम ले रहा है टोटल 5 सेकेंड, 5 सेकेंड का टाइम लिया इसने। तो इस केस में वेलोसिटी तो क्या होगी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की इसने, 0 कवर की है, तो 0 वेलोसिटी होगी। स्पीड कितनी होगी, देखो दोनों का सिंबल तो दोनों का v ही है, पर ये ध्यान रखना है वेलोसिटी स्पीड अलग अलग होती है। स्पीड कितनी होगी इस केस में, देखो डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, सरकमफेरेंस 2 पाई, टाइम कितने टाइम में, 5 सेकेंड में, तो ये उसकी स्पीड होगी। ये फर्क है, वेलोसिटी 0 आ रही है, स्पीड आ रही है 2 पाई बाई 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब सेम इसमें भी स्पीड और वेलोसिटी जो है बराबर कब होंगी, ये दोनों बराबर कब होंगी, ये बराबर होंगी फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ। देखो ज़्यादातर हम केसेस में अब स्ट्रेट लाइन पाथ ही पढ़ेंगे, तो मोस्टली हम यही कहेंगे स्पीड और वेलोसिटी बराबर ही है, क्योंकि हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ ही हम फॉलो करेंगे। अब आगे है, इसी को फॉलो करता हूं मैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन को हिंदी में वैसे बोलते हैं वेग, कितना हमने रेस दिया, या फिर गाड़ी में हम रेस देते हैं तो उसको भी एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेटर बोलते हैं। तो ये क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। ऐसा यूनिट क्या होगी, देखो इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ये भी सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ऊपर क्या है, वेलोसिटी है, टाइम क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा। एक्सेलरेशन को हम किससे लिखते हैं, ए से, तो ए वेक्टर, ये लिखेंगे हम इसको। ठीक है, यहाँ तक सही है। चलो अब आगे चलते हैं इसमें, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, देखो लीनियर का मतलब है एक ही लाइन के अंदर, और मोमेंटम मतलब कितना मोमेंट कर रहा है वो एक ही लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर कितना मोमेंट कर रहा है, लीनियर। तो इसको हम लिखेंगे P से। बस इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, मास इनटू में वेलोसिटी। देखो वेक्टर फॉर्म में करोगे तो वेलोसिटी को वेक्टर लगा देना, मास को वेक्टर लगा देना, सॉरी लीनियर मोमेंटम को वेक्टर लगा देना। मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मास क्या होता है, मास होता है वेट डिवाइडेड बाय ग्रेविटी। किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने की एक पैरामीटर है मास, जिसका वेट हमें पता हो और ग्रेविटी पता हो। जैसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के ऊपर कितनी लेते हैं, 9.8 लेते हैं, एवरेज वैल्यू है 9.8, और वेट हमारा वेट हम कोई भी वेटिंग मशीन से नोट कर सकते हैं। तो P लीनियर मोमेंटम होगा मास इनटू में वेलोसिटी। अब एक नेक्स्ट कंडीशन और है, फोर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है फोर्स। फोर्स क्या होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो कुछ भी नहीं आता, 1 आता है बस। P की वैल्यू पुट करेंगे मास इनटू में वेलोसिटी, मास कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, और ये बन गया, ये क्या बन गया, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम क्या था, एक्सेलरेशन था, तो मास इनटू में एक्सेलरेशन। ये न्यूटन सेकंड लॉ भी है, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। ये न्यूटन सेकंड लॉ है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स। देखो इस वाले फॉर्मूले से एक चीज़ और कंडीशन निकल के आई थी 11th क्लास में। क्या कंडीशन निकल के आई थी, अभी मैं बता रहा हूँ कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब होगा, कांस्टेंट कब रहेगा। देखो कोई भी चीज़ का डेरिवेटिव हम करते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो कितना आता है, हमेशा 0 आता है। तो dp/dt 0 कब होगा, फॉर p टू बी कांस्टेंट या फिर कंजर्व्ड। तो हम ये कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, फॉर एक्सटर्नल फोर्स टू बी 0, F एक्सटर्नल इज 0। ठीक है, जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं लगाएंगे तो लीनियर मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा उसका।
या फिर मैं कहूँ कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो ना हो, या फिर ये लिख दूँ मैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स बाहरी दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है, ना तो कोई फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, ना ही सिस्टम फोर्स किसी के ऊपर लगा रहा है, ना ही सिस्टम के ऊपर लगा रहा है कोई, ना ही सिस्टम किसी के ऊपर लगा रहा है। इसका मतलब अंदर जो चीज़ें हैं वो फिक्स हैं, उसका कोई लेना देना नहीं किसी से, तो उसके लिए लीनियर मोमेंटम जो है कंजर्व ही रहेगा। फोर्स हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें एंगुलर मोमेंटम। ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। देखो फोर्स की यूनिट और बता दो मेरे को क्या होगी। फोर्स की यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट, वैसे यहाँ से भी निकाल सकते हो। लीनियर मोमेंटम की क्या होगी, पहले तो ये देखो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और फोर्स की क्या होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं फिर न्यूटन। ऐसा यूनिट में न्यूटन, और सीजीएस यूनिट में इसको हम बोलेंगे डायन। और 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू होता है 10⁵ डायन। इसका डेरिवेशन हम करेंगे नहीं, वैसे तुम कर सकते हो, किलोग्राम को ग्राम में बढ़ाओ, मीटर को सेंटीमीटर में बढ़ाओ, टाइम तो सीजीएस ऐसा ही सारी यूनिट सेकंड ही होती है। एंगुलर मोमेंटम कब आता है, रोटेशनल मोशन में आता है। एंगुलर मोमेंटम हमेशा जब भी रोटेशनल मोशन हो, लेट्स से मैंने एक ये लाइन ले ली, इसको मैं रोटेट करवा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस, इसको मैंने रोटेट करवा दिया ऐसे, कुछ वेलोसिटी मुझे देनी पड़ेगी इसको, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ लीनियर मोमेंटम भी होगा इसका, और ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। लेट्स से इसको मैंने आर ले लिया। देखो एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं हम एल से, तो उसका फॉर्मूला बनेगा आर क्रॉस में लीनियर मोमेंटम वेक्टर। अब आर क्या है, मोड लगा देता हूं मैं एक बार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। देखो वेक्टर वाले जो ये भी सारी चीजें वेक्टर में आ रही ना, तो वेक्टर के वीडियोज आपको मिल जाएंगे 12th क्लास की मैथ वाली प्लेलिस्ट में, जाके देख लेना, तो उसमें पता लग जाएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी करते हैं हम तो एक वेक्टर ही आता है। इसको स्केलर फॉर्म में अगर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इसकी डायरेक्शन वो राइट हैंड थंब रूल से या स्क्रू रूल से दी जाएगी, जो कि आप वीडियोज में देख सकते हैं। एक टॉपिक और है इसमें टॉर्क करके, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, मेन ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसकी यूनिट तुम बढ़ा सकते हो, लीनियर मोमेंटम यूनिट तुम्हें पता है, आर की यूनिट मीटर है, बस मीटर से मल्टीप्लाई करना है, उसको यूनिट आ जाएगी। टॉर्क क्या होगा, इसको लिखेंगे हम टाउ से, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर क्रॉस में एफ, ये भी हमेशा रोटेशनल मोशन में ही आता है। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे कुछ फोर्स होगा, तो आर क्रॉस एफ जो होगा वो होगा टॉर्क। आर क्या है, वही सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। यहाँ तक सही है सब। अब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम भी एक रिलेशन आती है, जैसे फोर्स और लीनियर मोमेंटम में आती है, सेम वैसे ही एक रिलेशन है। ये रोटेशनल मोशन की इक्वेशन और लीनियर मोशन की इक्वेशन सेम ही है, बस डिफरेंस ये है कि एंगुलर वाली चीज़ें आ जाएंगी इसमें, जैसे उसमें लीनियर मोमेंटम था तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, इसमें टॉर्क है उसमें फोर्स आ जाएगा। ये टॉर्क क्या होता है, फोर्स इन रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब यहाँ से भी हम पता लगा सकते हैं कि भाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होगा, कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा, इसका मतलब टॉर्क कितना हो जाएगा उसके केस में, 0। तो एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, ठीक है। कंजर्वेशन की बात हो गई। नेक्स्ट इसमें हम कुछ एक एनर्जी पढ़ लेते हैं, एक दो टाइप्स एनर्जी के जो कि बार बार यूज आती हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। देखो नाम से पता लग रहा है काइनेटिक, काइनेटिक मतलब डायनेमिक, या फिर मैं कहूँ कि मोशन वाली चीज़ें। तो जो एनर्जी मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मोशन। मोशन का मतलब है इसमें वेलोसिटी या स्पीड होगी कुछ, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख देता हूँ कि ई से, और इसका फॉर्मूला बनेगा 12mv², या फिर मैं कहूँ कि लीनियर मोमेंटम की फॉर्म में लिखना है तो इसको मास से मल्टीप्लाई करो, मास से डिवाइड करो, तो नीचे तो बन गया 2m,
ऊपर बन गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर, जो कि बनेगा पी स्क्वायर, क्योंकि पी हमारा है मास इंटू में वेलोसिटी। ठीक है, अब स्क्वायर है, जो कि स्क्वायर है तो वेक्टर का स्क्वायर एक स्केलर ही आता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी एक स्केलर ही होगी। इसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होगी जूल। कोई भी एनर्जी है या फिर वर्क डन है तो उसकी ऐसा यूनिट जूल ही होती है। सीजीएस यूनिट होती है अर्ग्स। इन दोनों में रिलेशन है 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग्स। ये रिलेशन हालांकि यूज नहीं आएगी, लेकिन फिर भी याद रखनी है तुम्हें। नेक्स्ट है एक पोटेंशियल एनर्जी और बता देता हूं मैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कितना पोटेंशियल है, कितना दम है, तो किस पोजीशन पे डिपेंड करेगी एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, पोजीशन की वजह से। अब पोटेंशियल एनर्जी की बहुत सारे टाइप्स हैं, एक टाइप में करवा देता हूं जो कि काम आती है बार बार, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो ग्रेविटी की वजह से है, ग्रेविटेशनल पोजीशन की वजह से है, उसको हम लिखेंगे mgh। h क्या है, h बी द हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ से ऊपर, अर्थ सरफेस से ऊपर जो हाइट है उसको लिखेंगे h से। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। m जो है मास है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल U से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और बता देता हूँ चलो मैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। इलास्टिसिटी किस में होती है, स्प्रिंग के अंदर, मतलब जिसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, या रबर लगा लो, जिसमें भी इलास्टिसिटी होती है उसमें ये पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। के है इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेच या फिर हम कहेंगे स्ट्रेच है, जनरलाइज स्ट्रेच है, कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, इसकी भी यूनिट जूल ही होती है, हर एनर्जी की यूनिट जूल ही होती है। एक लास्ट वाला फॉर्मूला और करवा देता हूं मैं वर्क डन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार यूज होगा, 12th क्लास की पहली यूनिट में तो कई बार यूज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, F.dr। ये क्या है, F तो फोर्स वेक्टर है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। पर जिस साइड में फोर्स लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट है या फिर किस डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट, वो हमें देखना जरूरी है। ये डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों के बीच में। वेक्टर पढ़ना है तो वीडियो देखना वेक्टर की। अगर फोर्स वेरिएबल है तो ये वाला यूज करते हैं, F इज वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो वेरी कर रहा हो, पोजीशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा हो। अगर स्केलर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेक्टर है, तो ऐसे लिखेंगे फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होगी, जूल ही होगी। तो ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो कि 11th क्लास तक यूज हो चुके हैं, जो कि 12th में बार बार यूज आएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना तो भूलें ही ना। ठीक है।